Hello dear students, once again I welcome you all in this video lecture of control system. In previous lecture we have discussed about the lead compensator. In this video lecture we will discuss about the lag compensator. Before that let's look at the summary of lead compensator. Okay, so what we have studied in the lead compensator, that a lead compensator provides the phase lead at all frequencies. Okay, it will provide the positive phase shift, you can say positive phase shift. Okay, zero will be closer to origin. Okay, so I have told you that the effect of zero is dominating, so zero will be closer to origin in case of lead compensator. It acts as a high pass filter. Okay, since the gain at high frequency is high and the gain at low frequency will be low, so it acts as a high pass filter. Since it is a high pass filter, okay, so it increases the bandwidth also. Okay, so bandwidth of the सिस्टम इंक्रीजेस विद लीड कंपनसेटर. सो जो बैंडविड्थ इंक्रीज करेगा, तो हमको पता है कि बैंडविड्थ और राइज टाइम का जो प्रोडक्ट होता है दैट इज कांस्टेंट. तो अगर बैंडविड्थ इंक्रीज कर रहा है तो हमारा राइज टाइम डिक्रीज कर जाएगा. ठीक है ना. फिर हम लोगों ने देखा था कि लीड कंपनसेटर जब हम इंट्रोड्यूस करते हैं तो इट विल इंक्रीज द फेज मार्जिन. ठीक है ना. फेज मार्जिन इंक्रीज होता है. अगर सिस्टम का फेज मार्जिन इंक्रीज कर रहा है, इसका मतलब है रिलेटिव स्टेबिलिटी इंक्रीज कर रही है. ठीक है. तो फिर हम लोगों ने देखा था कि सिस्टम का डैम्पिंग इम्प्रूव हो जाता है. तो डैम्पिंग रेशियो इंक्रीज होता है, और अगर डैम्पिंग रेशियो इंक्रीज होगा तो सेटलिंग टाइम आपका कम हो जाएगा. और हम लोगों ने ऑलरेडी देखा हुआ है कि राइज टाइम भी हमारा कम हो रहा है. ठीक है, क्योंकि बैंडविड्थ इंक्रीज कर जा रहा है. तो अगर हमारा सेटलिंग टाइम, राइज टाइम ये दोनों कम हो रहा है, तो इसका मतलब है, अगर राइज टाइम बेसिकली किसके लिए होता है? ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स के लिए. तो अगर आपका राइज टाइम कम हो जाएगा तो आपका ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स इंप्रूव होगा. ठीक है ना. इसका मतलब है कि आपका रिस्पॉन्स जो है, सिस्टम का रिस्पॉन्स फास्टर होगा. देन हमने बताया था, सिंस ये हाई पास फिल्टर की तरह बिहेव करता है लीड कंपनसेटर, तो हाई पास फिल्टर में क्या होता है, हाई फ्रीक्वेंसी पे गेन ज़्यादा है, तो हाई फ्रीक्वेंसी पे जो नॉइज सिग्नल होगा, ठीक है ना, उसको भी ये एम्पलीफाई करेगा. तो अगर नॉइज सिग्नल को एम्पलीफाई करेगा तो नॉइज आपका ज़्यादा होगा, तो सिग्नल टू नॉइज रेशियो आपका कम हो जाएगा. ठीक है. और स्टडी स्टेट एरर को अफेक्ट नहीं करता है लीड कंपनसेटर. सो अगर हमें स्टडी स्टेट एरर को इम्प्रूव करना है, देन वी हैव टू use the lag compensator. Okay, this is the summary we have seen. और कुछ हम लोगों ने और स्टडी किया था कि जिस फ्रीक्वेंसी पर मैक्सिमम फेज हमको मिलता है, ठीक है ना, मैक्सिमम फेज शिफ्ट जिस फ्रीक्वेंसी पर मिलता है वो ओमेगा एम. ठीक है ना. दैट इज द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ टू कॉर्नर फ्रीक्वेंसीज. ओके, let us suppose first corner frequency is this, second corner frequency is this. So if you take the geometric mean of two corner frequencies, then you will get the frequency at which the maximum phase lead will occur. The same condition will for the, अगर यही चीज अगर आप lag compensator पढ़ेंगे वहाँ पे भी यही चीज आप देखेंगे. ठीक है ना. So फिर हम लोगों ने ड्राइव किया था कि what will be the maximum phase. ठीक है ना. So phi m, so we have derived for phi m, that is tan inverse 1 minus alpha divided by 2 root alpha. Okay, यहाँ से हम लोगों ने ड्राइव किया था साइन के टर्म्स में भी, साइन इनवर्स 1 minus alpha divided by 1 plus alpha. Okay, और अगर मुझे अल्फा गिवन है और अगर phi m गिवन है, मैक्सिमम फेज लीड अगर गिवन है, and if you have to find the value of alpha, then also you can get by sin, okay, 1 minus, I think it will be sin, sorry, you will get alpha is equal to 1 minus sin phi m
divided by 1 plus sin phi m. Okay, so these few formulas you have to remember. Only you have to remember this omega m, okay, is the geometric mean of two corner frequencies. और आपको ये वाला फॉर्मूला याद रखना है कि मैक्सिमम फेज लीड जो है अकर करता है tan इनवर्स 1/। आपको सिंपली जो आपने गेन निकाला था, फेज निकाला था, उस फेज में ओमेगा की वैल्यू पुट करने से आपको मैक्सिमम फेज मिल जाएगा था कितना, ठीक है, दैट इज tan इनवर्स 1 अल्फा अपॉन 2 अल्फा। ये सारे फॉर्मूले इसी से निकाले हुए हैं यहाँ से, ठीक है। तो इतना हम लोगों ने लीड कैपेसिटर्स के बारे में पढ़ा था। तो और इसकी कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए एक प्रॉब्लम देखते हैं जो कि गेट में पूछा गया है 2000 में, 2 मार्क्स का प्रॉब्लम है। सो प्रॉब्लम इज गेन आपको दिया है GS इज 0.5s प्लस 1 डिवाइड बाई 0.05s प्लस 1, और आपसे पूछ रहा है मैक्सिमम फेज लीड ऑफ द कंपनसेटर इज, सो आपसे पूछ रहा है बेसिकली फाई एम, ठीक है ना। और क्वेश्चन में अगर आप आंसर गौर से देखें तो फेज लीड के साथ साथ में दे रहा है एट, मींस मैक्सिमम फेज लीड कितना है और किस फ्रीक्वेंसी पे हो रहा है, एट मींस रेडियन पर सेकेंड में, ठीक है ना। सो मींस आपको ये भी फाइंड करना है मैक्सिमम फेज लीड के साथ साथ कि जो मैक्सिमम फेज लीड है वो किस फ्रीक्वेंसी पर अकर कर रहा है। ओके, सो बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम है। हाउ टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, टेक द गेन ऑफ दिस लीड कंपनसेटर, इसको थोड़ा अरेंज कर लेते हैं। 1 प्लस 0.5s डिवाइड बाई 1 प्लस 0.05s, ये ले लिए। इसको हम लोग यहाँ से क्या करते हैं 0.5 कॉमन ले लेते हैं, इट विल बिकम 1 अपॉन s प्लस 1 अपॉन 0.5 डिवाइड बाई, यहाँ से डिनोमिनेटर से हम लोग 0.05 कॉमन ले लेते हैं, देन इट विल बी s प्लस 1 बाई 0.05। ओके, सो GS को अगर हम और फर्दर सॉल्व करेंगे देन व्हाट वी विल गेट, ये यहाँ पे आपको आ जाएगा 10 s प्लस 1 बाई 0.5 इट इज 2, देन s plus 1 by 0.05 it will be 20. Okay, so if you draw the pole zero plot, okay, so जीरो आपका कहाँ पे पड़ रहा है, s इक्वल टू -2 पर जीरो है, और पोल आपका कहाँ पे पड़ रहा है, s इक्वल टू -20 पे, तो ये जीरो है, ठीक है। तो जीरो कहाँ पे पड़ रहा है आपका -2 पर, और पोल आपका पड़ रहा है -20 पर, ठीक है ना। तो देखिए आप जीरो आप देख सकते, क्योंकि फेज लीड कंपनसेटर हम लोग पढ़ रहे हैं, और लीड कंपनसेटर के केस में मैंने बताया था कि जीरो हमेशा डोमिनेट करता है, इसलिए जीरो हमारा ऑरिजिन के पास में है। अब जिस फ्रीक्वेंसी पे मैक्सिमम फेज लीड अगर करता है वो क्या होता है, दैट इज द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ टू कॉर्नर फ्रीक्वेंसीज ω1 इंटू ω2। और फर्स्ट कॉर्नर फ्रीक्वेंसी कहाँ पे पड़ रही है, ω1 2 पर, और सेकेंड कॉर्नर फ्रीक्वेंसी आपकी कहाँ पे है, 20 पे। तो अगर हम इनका ज्योमेट्रिक मीन ले लेंगे 2 और 20 का, कि देन वी विल गेट द ओमेगा एम 40, और ये कुछ 6 पॉइंट समथिंग आता है, ठीक है ना। तो ऑप्शन में अगर हम देखें तो 6 रेडियन पर सेकेंड कोई भी नहीं है ऑप्शन में है, तो केवल ऑप्शन देख के हम ये बता सकते हैं कि हमारा आंसर जो है नन ऑफ दीज होगा, ठीक है ना, क्योंकि कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहे हैं। सो बट अगर आपको सॉल्व करना है फर्दर कि हाउ टू फाइंड द फाई एम, ठीक है ना। सो फाई एम के लिए क्या करना होगा, ठीक है ना। फाई एम के लिए अगर हम गौर से देखें तो इसको बेसिकली हम लोग क्या लिखते थे 1 बाई टाउ, और इसको लिखते थे 1 बाई अल्फा टाउ। सो अगर आप यहाँ से देखें 1 बाई टाउ इज इक्वल टू 2 एंड टाउ इज इक्वल टू 0.5, व्हाट अबाउट 1 बाई अल्फा टाउ इज इक्वल टू कितना है, 20 है, ये है दो क्वार्टर फ्रीक्वेंसीज। सो अगर हम 1 बाई अल्फा का वैल्यू देखें तो इट विल बी 20 इंटू टाउ, और टाउ का वैल्यू आया है 0.5। ओके, सो वी विल गेट 10, एंड 1 बाई अल्फा इज 10, और अल्फा का वैल्यू 1 से कम होता था, तो यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं सॉल्व। सो अल्फा इज व्हाट, इट विल बी 1 बाई 10, ठीक है। सो वी आर फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा। नाउ व्हाट अबाउट द फेज, मैक्सिमम फेज, फाई एम का मैंने फॉर्मूला बताया था आपको, साइन इनवर्स, ओके,
1 minus alpha divided by 1 plus alpha. So sin inverse 1 minus alpha is 1 by 10, 1 plus alpha is 1 by 10. Okay, so you see sin inverse, this will be 9 by 11, and if you solve this you will get 52 degree. Okay, so your answer is 52 degree at 6 point something रेडियन. बट कोई आंसर मैच नहीं कर रहा है, इसका मतलब आंसर इज नन ऑफ दिस. ओके, सो इस तरीके से आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं. अब जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे. अभी हम लोग नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखेंगे लैग कंपनसेटर, और उसके बाद हम लोग बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी कंपनसेटर और कंट्रोलर्स के नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करेंगे. सो नेक्स्ट टॉपिक है आपका फेज लैग कंपनसेटर. आई थिंक दिस प्रॉब्लम आप लोगों को क्लियर हो गया होगा. सो नेक्स्ट आप टॉपिक है फेज लैग कंपनसेटर. के फेज लैग कंपनसेटर. सो फेज लैग कंपनसेटर बेसिकली क्या करता है, इट प्रोवाइड यू द नेगेटिव फेज शिफ्ट. Provides the negative phase shift. Okay, or you can write provide phase lag. Okay, provide phase lag at all frequencies. Okay, सो नाउ अब हम लोग फेज लैग का अगर सर्किट देखें तो यहाँ पे हम लोग अगर यहाँ पे रजिस्टर और कैपेसिटर को हम लोग सीरीज में लेते हैं. जब हम लोग फेज लीड कंपनसेटर पढ़ रहे थे तो वहाँ पे जो हमारा सीरीज ब्रांच था वहाँ पे आर और सी पैरेलल में ले रहे थे, और जो सेंट ब्रांच था वहाँ पे आर अकेला ले रहे थे. लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या है, सीरीज ब्रांच में आर के सिंगल आर ले रहे हैं. ठीक है, ये आपका हो गया R1, और सेंट ब्रांच में RC को हम लोग सीरीज में कनेक्ट कर रहे हैं. तो ये कैपेसिटर और दिस इज R2. ठीक है, लेट अस सपोज दिस इज इनपुट वोल्टेज, आउटपुट हमें यहाँ पे लेना है, तो दिस इज आउटपुट. ओके, प्लस माइनस. तो अगर मैं C को लिखूँ, इसका कैपेसिटिव रिएक्टेंस हो जाएगा CS. तो अगर मैं इसका लैग कंपनसेटर का ट्रांसफर फंक्शन निकालूं, ठीक है ना, तो ट्रांसफर फंक्शन क्या हो जाएगा, दैट विल बी V0S डिवाइड बाई VIS. ओके, सो और अगर मैं आउटपुट की बात करूं, ठीक है ना, सपोज S डोमेन में हम बात कर रहे हैं, तो आउटपुट अगर मुझे निकालना है तो आउटपुट इज बेसिकली व्हाट, द वोल्टेज अक्रॉस दिस RC कॉम्बिनेशन. ओके, सो अगर इसकी इम्पीडेंस की मैं बात करूं, अगर मान लीजिए इसका इम्पीडेंस Z1 R1 है इसका इम्पीडेंस, तो इसके इम्पीडेंस को मैंने Z मान लिया है. तो अगर मैं Z बोलूँ तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन है R और C का, R2 प्लस 1 बाई SC. और अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो इट विल बी R2 C R2S प्लस 1 डिवाइड बाई SC. ठीक है, दिस इज इम्पीडेंस. सो अगर मैं आउटपुट मुझे फाइंड करना है यहाँ पे, तो यहाँ पे हम लोग एक वोल्टेज डिवीजन रूल लगाएंगे. तो वोल्टेज डिवीजन में क्या होगा, अगर इसके अक्रॉस मुझे वोल्टेज चाहिए होगा तो दैट विल बी Z डिवाइड बाई R1 plus Z into input voltage, that is VIS. So we can find the gain V0S divided by VIS, that is equal to what, Z divided by R1 plus Z. और Z हमारे पास क्या है, अगर मैं इसको पुट कर दूँ यहाँ पे, ओके, सो डायरेक्टली पुट कर देते हैं Z की वैल्यू, that is C R2S plus 1 divided by SC. Okay, divide by R1 plus C R2S plus 1 divided by SC. और इसको अगर मैं फर्दर सॉल्व करूं, then V0S divided by VIS. Okay, that is what, इसको और फर्दर सॉल्व करें, then we can write it
CR2S प्लस 1, ओके, डिवाइड बाई R1CS प्लस CR2S प्लस 1, ठीक है. ओके, सो फर्दर वी कैन राइट इट 1 प्लस SCR2 डिवाइड बाई 1 प्लस CS कॉमन आ जाएगा, यहाँ से CS कॉमन ले लिया, R1 प्लस R2. ओके, नाउ व्हाट इज द टाइम कांस्टेंट ऑफ दिस सर्किट? टाइम कांस्टेंट इज R2C. सो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोगों ने R2 से डिवाइड कर दिया और R2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है. सो व्हाट आई कैन राइट इट, 1 प्लस S टाउ, ठीक है ना, डिवाइडेड बाई 1 प्लस CR2, ये तो टाउ हो गया, और R1 प्लस R2 डिवाइड बाई R2, इसको हम लोग लिख रहे हैं बीटा. सो वी कैन राइट इट बीटा टाउ S. ओके, वेयर बीटा इज व्हाट? बीटा इज व्हाट? इट इज R1 प्लस R2 डिवाइड बाई R2, और वी कैन राइट बीटा इज ग्रेटर देन 1. So this is basically the transfer function of the phase lag compensator, or we can call it gain of the phase lag compensator. So once again हम लोग यहाँ से फिर से लिख ले रहे हैं, V0S डिवाइड बाई VIS, ये हमारा आ रहा था, इट इज 1 प्लस S टाउ डिवाइडेड बाई 1 प्लस S बीटा टाउ. ओके, यहाँ पे बीटा का वैल्यू हमारा बुक से ज़्यादा था. इसमें अगर मैं इसको फ्रीक्वेंसी डोमेन में लिखें, तो अगर मैं V0S की जगह हम लोग j ओमेगा पुट कर देते हैं, तो VI j ओमेगा, सो 1 प्लस j ओमेगा टाउ डिवाइड बाई 1 प्लस j ओमेगा बीटा टाउ. ओके, और अगर मैं ओमेगा कॉमन ले लेता हूँ ऊपर नीचे दोनों साइड से, तो ओमेगा ओमेगा कैंसिल हो जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन ओमेगा प्लस j टाउ, ओके, डिवाइडेड बाई 1 अपॉन ओमेगा प्लस j बीटा टाउ. ओके, इस तरीके से लिख सकते हैं. तो अगर मैं देखूं एट लो फ्रीक्वेंसी की, अगर मैं बात करूं एट लो फ्रीक्वेंसी, सो लो फ्रीक्वेंसी मीन्स जब ओमेगा आपका 0 टेंड्स कर रहा होगा, तो अगर ओमेगा 0 टेंड्स कर रहा होगा तो ये 0 हो जाएगा और ये भी आपका 0 हो जाएगा. तो गेन आपका क्या हो जाएगा, 1 V0 j ओमेगा डिवाइड बाई VI j ओमेगा, दैट इज इक्वल टू 1. इसका मतलब ये होगा कि जो भी सिग्नल इनपुट पे आ रहा है वो उसको आउटपुट पे पास कर दे रहा है, ठीक है ना. और अगर मैं हाई फ्रिक्वेंसी की बात करूं, एट हाई फ्रिक्वेंसी, ओके, हाई फ्रिक्वेंसी मीन्स जब ओमेगा हमारा इन्फिनिटी टेंड्स कर रहा होगा, तो अगर ओमेगा इन्फिनिटी टेंड्स कर रहा है तो ये वाला टर्म 0 हो गया, यहाँ से ये वाला टर्म 0 हो गया. और अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे लिख के यहाँ पे लिखें कि जो हमारा गेन है V0 j ओमेगा डिवाइड बाई VI j ओमेगा, दैट विल बी व्हाट, j टाउ कैंसिल हो जाएगा, 1 बाई बीटा, ठीक है ना. सो वी कैन राइट इट V0 j ओमेगा इज इक्वल टू 1 बाई बीटा टाइम्स VI j ओमेगा. सो बीटा की वैल्यू 1 से ज़्यादा है, तो 1 बाई बीटा विल बी लेस देन 1. ओके, सो आप यहाँ से क्या देख सकते हैं, एट हाई फ्रिक्वेंसी जो है एम्पलीट्यूड आपका कम आ रहा है, क्योंकि ये आप कह सकते हैं हाई फ्रिक्वेंसी पे वो सिग्नल को क्या कर दे रहा है, सप्रेस कर दे रहा है. कितने फैक्टर से, 1 बाई बीटा फैक्टर से, ठीक है. सो हाई फ्रिक्वेंसी पे वो सिग्नल को सप्रेस कर दे रहा है और आप कह सकते हैं अटेन्यूएट कर दे रहा है, ठीक है ना. सो इसीलिए ये जो हमारा लैग कंपनसेटर है, ये हमारा लो फ्रिक्वेंसी पे जो है सिग्नल को पास कर रहा है, हाई फ्रिक्वेंसी पे सिग्नल को अटेन्यूएट कर रहा है. इसीलिए ये एक लो पास फिल्टर है, ठीक है ना, एक लो पास फिल्टर की तरह बिहेव करता है. ये हम लोगों ने देखा. नेक्स्ट अगर हम बात करें गेन की, ठीक है ना, तो अगर मैं कंपनसेटर का गेन अगर निकालें तो सी V0S डिवाइड बाई VIS, ठीक है. इसको हम लोग लिख सकते हैं
1 प्लस जे ओमेगा टाउ डिवाइड बाई 1 प्लस जे बीटा टाउ। ओके, अगर मुझे गेन चाहिए होगा, गेन ऑफ द कंपनसेटर, ओके, तो इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे। और अगर मुझे फेज चाहिए होगा, फेज ऑफ द ओके कंपनसेटर, सो फेज के लिए क्या होगा कि जो जीरो है हमें वो पॉजिटिव फेज देगा और जो हमारा पोल है वो नेगेटिव फेज देगा। तो फेज निकालने के लिए क्या होता है, tan इनवर्स b बाई ए, तो b मतलब ओमेगा टाउ, ओके, और जो हमारा पोल होता है वो नेगेटिव फेज देता है, दैट इज माइनस, सो इसको हम लोग लिख सकते हैं tan इनवर्स बीटा टाउ। ओके, सो दिस विल बी द फेज एंगल। सो फॉर मैक्सिमम फेज एंगल द सेम है जो हम लोगों ने लीड कंपनसेटर में पढ़ा था, सेम चीज यहाँ पे है। देखिए अगर हम इसको गौर से देखें कि यहाँ पे ओमेगा आएगा, ओमेगा बीटा टाउ, ठीक है ना। सो बीटा का वैल्यू चूंकि 1 से ज़्यादा है, ठीक है ना, बीटा का वैल्यू 1 से ज़्यादा है, तो आप किसी भी फ्रिक्वेंसी पे बात करिए, अगर हमारा जीरो फ्रिक्वेंसी है, ठीक है, तो ये जीरो है, ये जीरो है, ठीक है, जीरो फ्रिक्वेंसी है, यहाँ पे भी जीरो होगा तो आपको जीरो मिलेगा। जीरो फ्रिक्वेंसी पे आपको जो है फेज जीरो मिलेगा। लेकिन अब जैसे ही आपकी फ्रिक्वेंसी जीरो से ज़्यादा होगी, ठीक है ना, फ्रिक्वेंसी अदर देन जीरो, ठीक है ना, अगर आप जीरो से ज़्यादा होगा तो आप देखेंगे ये टर्म चूंकि फ्रिक्वेंसी आपकी जीरो से ज़्यादा होगी और बीटा का वैल्यू 1 से ज़्यादा है, तो इसके द्वारा जो फेज आपको मिलेगा, इस टर्म के द्वारा जो फेज मिलेगा वो हमेशा जो है इस टर्म से ज़्यादा ही होगा। मीन्स आप कह सकते हैं जो पोल की वजह से फेज मिलेगा, क्योंकि पोल इसमें क्या होता है, डोमिनेट करता है। आप अगर पोल जीरो प्लॉट ड्रॉ करें इसका, ठीक है, तो अगर आप इसको इसका पोल जीरो प्लॉट ड्रॉ करें, यहाँ पे ओमेगा टर्म है, तो अगर पोल आप देखेंगे तो पोल आपका पड़ रहा होगा, पोल आपका पहले आएगा 1 अपॉन बीटा टाउ पर, और जो जीरो होगा आपका, ठीक है ना, ये जीरो है, यहाँ पे जीरो आपका आएगा 1 बाई टाउ पर, ठीक है ना। क्योंकि बीटा का वैल्यू 1 से ज़्यादा है इसलिए ये आपका 1 बाई बीटा टाउ कम होगा, आप ऐसे समझ सकते हैं। पोल जीरो प्लॉट आपने ड्रॉ किया, ठीक है ना, तो जो आपका मैग्नीट्यूड है पोल का मैग्नीट्यूड, ठीक है ना, मैग्नीट्यूड ऑफ पोल, सॉरी मैग्नीट्यूड ऑफ पोल, ठीक है, दैट इज लेस देन द मैग्नीट्यूड ऑफ जीरो, ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ पोल इज लेस देन द मैग्नीट्यूड ऑफ जीरो, ठीक है, क्योंकि 1 बाई बीटा टाउ जो है आपका वो कम है 1 बाई टाउ से, क्योंकि बीटा का वैल्यू 1 से ज़्यादा है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं पोल हमारा जो है ऑरिजिन के करीब है, ठीक है ना, पोल इज नियर टू ऑरिजिन, तो पोल का इफेक्ट डोमिनेटिंग है। जब पोल का इफेक्ट डोमिनेटिंग है तो पोल की वजह से जो फेज से आएगा, फेज शिफ्ट आएगा, वो ज़्यादा होगा देन जीरो से, ठीक है ना। इसलिए आप किसी भी फ्रिक्वेंसी पे चेक करेंगे, यू विल ऑलवेज गेट द नेगेटिव फेज, ठीक है ना, नेगेटिव फेज शिफ्ट। इसीलिए जो आपका लैग कंपनसेटर होता है वो आपको हमेशा नेगेटिव फेज शिफ्ट देता है, ठीक है। अब अगर आपको निकालना है एट व्हाट फ्रीक्वेंसी यू विल गेट द मैक्सिमम फेज लैग, ओके, मैक्सिमम फेज लैग, तो मैंने बताया था अब आपको ड्राइव नहीं करना है, आप फिर से चाहे तो फाई निकालें, ये फाई हो गया आपका, ठीक है ना। और अगर आपको इसका मैक्सिमम मिनिमम जब चेक करना होता है तो डी ओमेगा बाई डी फाई बाई डी ओमेगा करके जीरो पुट करें एंड देन वहाँ से भी हम निकाल सकते हैं, बट इतना लेंथी हमको नहीं करना है। शॉर्ट ट्रिक यही है कि जो मैक्सिमम फेज लैग या मैक्सिमम फेज लीड अकर करता है वो पड़ता है ज्योमेट्रिक मीन ऑफ टू कॉर्नर फ्रिक्वेंसीज। So what we have to find? We have to find the geometric mean of two corner frequencies. So omega 1 into omega 2. ठीक है ना? This is the frequency correspond to the maximum phase lag. So अगर मैं बात करूँ corner frequency की, तो यहाँ से देखा जाए तो फर्स्ट आपकी कॉर्नर फ्रिक्वेंसी जो है 1 अपॉन बीटा टाउ है, ठीक है ना, जो कि पोल पे पड़ रही है, और सेकेंड आपकी कॉर्नर फ्रिक्वेंसी है 1 अपॉन टाउ जो कि जीरो पे पड़ रही है। तो अगर हम यहाँ पे पुट कर देंगे सेम एक्सप्रेशंस आते हैं जो हमने फेज लीड के लिए देखा था, लीड कंपनसेटर के लिए देखा था। तो यहाँ पे ओमेगा एम इज व्हाट 1 अपॉन अंडर रूट बीटा टाउ।
सेम रिलेशन वहाँ पे आया था, अंडर रूट अल्फा टाउ करके आया था, ठीक है ना। सो सिमिलरली अगर हम मैक्सिमम फेज फाइंड करें कि व्हाट विल बी द फाई एम मैक्सिमम फेज, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये ओमेगा का वैल्यू यहाँ पे पुट करना होगा, यहाँ पे और यहाँ पे। जब आप ये वैल्यू पुट करेंगे देन यू विल गेट tan इनवर्स ओमेगा का वैल्यू हो जाएगा 1 बाई अंडर रूट बीटा टाउ इनटू टाउ माइनस tan इनवर्स ओमेगा की वैल्यू आप 1 बाई बीटा टाउ पुट कर रहे हैं इनटू यहाँ पे बीटा है टाउ है, ओके। सो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे देन यू विल गेट द सेम रिजल्ट जो कि हमारा फेज लीड कंपनसेटर में आया था। तो यहाँ पे आपको मिलेगा 1 बाई अंडर रूट बीटा माइनस tan इनवर्स, ये आपका आ जाएगा अंडर रूट बीटा। तो अगर आप यहाँ पे tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b का फॉर्मूला लगाएंगे देन यू विल गेट tan इनवर्स a माइनस b 1 बाई रूट बीटा माइनस अंडर रूट बीटा डिवाइड बाई 1 प्लस a इंटू b, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 1, ओके। सो यू विल गेट व्हाट, अगर आप इसको सॉल्व करेंगे यू विल गेट 1 माइनस बीटा डिवाइड बाई 2 रूट बीटा। So the expressions are same. So phi m is what? Phi m is tan inverse 1 minus beta upon 2 under root beta. Okay, तो सेम चीज हमने उसमें लगाना था, सेम फॉर्मूला है, बीटा की जगह बस अल्फा हो गया है, ठीक है ना। सो इस यहाँ से आप लोग ये ट्रायंगल भी बना सकते हैं। ये आपका phi m हो गया, ये परपेंडिकुलर आपका 1 माइनस बीटा है, ये 2 रूट बीटा है, यहाँ से आप लोग अगर निकालेंगे देन इट विल बी 1 प्लस बीटा। सो phi m को आप साइन के टर्म में भी लिख सकते हैं, साइन इनवर्स 1 माइनस बीटा डिवाइड बाई 1 प्लस बीटा, ठीक है ना। और अगर आपको बीटा निकालना होगा देन यू कैन राइट 1 माइनस साइन phi m डिवाइड बाई 1 प्लस साइन phi m, ये उसमें भी सेम रिजल्ट्स हम लोगों ने देखे थे। नाउ इफ नेक्स्ट आता है बॉडी प्लॉट, ठीक है ना। अगर हम इसका बॉडी प्लॉट ड्रॉ करें, ठीक है ना, सो फॉर बॉडी प्लॉट, नाउ बॉडी प्लॉट ऑफ लेग कंपनसेटर, अगर हमें बॉडी प्लॉट ड्रॉ करना है तो वी हैव अ ट्रांसफर फंक्शन और गेन v नॉट s अपॉन vi s, दैट इज व्हाट 1 प्लस s टाउ डिवाइड बाई 1 प्लस s बीटा टाउ। ओके, लेट अस ड्रॉ द बॉडी प्लॉट। सो बॉडी प्लॉट बेसिकली क्या होता है, मैग्नीट्यूड वर्सेस फ्रीक्वेंसी प्लॉट होता है, और मैग्नीट्यूड हम किस में लेते हैं, डीबी में लेते हैं, और फ्रीक्वेंसी किस में होती है, लॉग स्केल पे, ठीक है ना। फर्स्ट अगर मैं यहाँ पे कॉर्नर फ्रीक्वेंसी की बात करूँ तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं s प्लस 1 बाई टाउ डिवाइडेड बाई s प्लस 1 बाई बीटा टाउ, ठीक है ना। यहाँ से हमने s कॉमन ले लिया, टाउ s कॉमन ले लिया, तो 1 मिनट, ठीक है ना, आई थिंक ये करेक्ट है। इसको जब सॉल्व करोगे तो यहाँ पे 1 बाई बीटा का टर्म और आएगा, ठीक है। नाउ इफ यू चेक द पोल आपका किस फ्रीक्वेंसी पे पड़ेगा, 1 बाई माइनस 1 बाई टाउ पे आपका ये 0 पड़ेगा, 1 0, और पोल आपका आएगा s इज इक्वल टू माइनस 1 बाई बीटा टाउ पर, ठीक है ना। क्योंकि लैग कंपनसेटर है तो पोल का इफेक्ट डोमिनेटिंग होगा, तो पोल आपका पास होगा फिर आपका 0 होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारा पोल है और यहाँ पे हमारा 0 होगा, ठीक है। साथ में ही हम लोग ड्रॉ करेंगे जो है फेज वर्सेस लॉग ओमेगा, ठीक है ना। सो बॉडी प्लॉट बेसिकली क्या होता है, मैग्नीट्यूड एंड फेज वर्सेस लॉग ओमेगा कर्व। तो इसके लिए हम लोग आपने ऑलरेडी पढ़ा होगा हाउ टू ड्रॉ द बॉडी प्लॉट। सो आप देख सकते हैं टाइप ऑफ द सिस्टम इज 1, ठीक है ना। मैं लिख देता हूँ थोड़ा, टाइप ऑफ सिस्टम, सो टाइप ऑफ द सिस्टम इज 0, ठीक है। कोई भी पोल आपका ओरिजिन पे नहीं है तो टाइप आपके सिस्टम का क्या है, 0 है। टाइप 0 का मतलब जो इनिशियल स्लोप होगा आपका, इनिशियल स्लोप ये क्या होगा आपका, ये भी 0 होगा, ठीक है ना। तो अगर मैं इनिशियल पॉइंट की बात करूँ, ठीक है, इनिशियल पॉइंट क्या होगा हमारा, इनिशियल पॉइंट हमारा होगा 20 log 1 दैट इज इक्वल टू 0 dB, ठीक है।
तो देखते हैं फर्स्ट कॉर्नर फ्रिक्वेंसी हमारी जो है 1 बाई जो है बीटा टाउ पर है, सेकेंड कॉर्नर फ्रिक्वेंसी हमारी 0 पर है जो कि 1 बाई टाउ है, ठीक है। और हमको पता है हर जहाँ पे भी हमारा कॉर्नर फ्रिक्वेंसी आती है, सो अगर हम बॉर्डर प्लॉट में मैग्नीट्यूड वर्सेस फ्रिक्वेंसी कर्व ड्रॉ कर रहे हैं तो हर एक कॉर्नर फ्रिक्वेंसी पे जो ग्राफ का जो स्लोप होता है वो चेंज होता है। और अगर कॉर्नर फ्रिक्वेंसी हमारी 0 पे है तो +20 dB से स्लोप चेंज होता है, और अगर हमारा जो कॉर्नर फ्रिक्वेंसी है वो पोल पर है तो -20 dB से स्लोप चेंज होता है। ओके, अब अगर मैं इसका बॉर्डर प्लॉट ड्रॉ करूं तो यू सी द टाइप ऑफ द सिस्टम इज 0, तो इनिशियल स्लोप 0 है आपका, तो 0 स्लोप से स्टार्ट होगा सिस्टम। इनिशियल पॉइंट आपका कितना हो गया 20 log 1 और 0 dB, ठीक है ना। तो 0 dB ये यहाँ पे 0 dB है, ठीक है ना। तो इनिशियल हमारा स्लोप जो है यहाँ से सिस्टम का बॉर्डर प्लॉट अगर हम ड्रॉ करेंगे तो यहाँ से स्टार्ट होगा, ठीक है ना, कांस्टेंट। फिर आपकी फर्स्ट कॉर्नर फ्रिक्वेंसी जो है पोल पे पड़ रही है, ठीक है ना। जब भी पोल पे हमारी कॉर्नर फ्रिक्वेंसी पड़ती है तो स्लोप हमारा -20 dB से चेंज होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये 0 dB पर डेकेड है, ठीक है ना, dB पर डेकेड, क्योंकि हमारा टाइप इनिशियल स्लोप 0 है क्योंकि टाइप ऑफ द सिस्टम 0 है। देन फर्स्ट कॉर्नर फ्रिक्वेंसी हमारी जो है पोल पे पड़ रही है तो द स्लोप जो है हमारा चेंज होगा -20 dB पर डेकेड से। ओके, फिर नेक्स्ट कॉर्नर फ्रिक्वेंसी आपकी अगर आप देखें गौर से तो फिर से आपकी 0 पे पड़ रही है तो स्लोप +20 dB से चेंज होगा, तो -20 + 20 फिर से आपका स्लोप क्या हो जाएगा कांस्टेंट हो जाएगा। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये इस पे अगर आप मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे देन यू विल गेट 20 log 1 बाई बीटा। सिंस बीटा की वैल्यू 1 से ज़्यादा है इसलिए यू विल गेट द मैग्नीट्यूड नेगेटिव। ओके, ये कुछ नेगेटिव मैग्नीट्यूड आएगा 20 log 1 by beta. So this is your magnitude plot. Similarly, अगर हम phase versus log omega ग्राफ प्लॉट करें तो क्या होगा आपका, let us suppose this is 0 dB, okay, and this is 45 -45, this is 90 डिग्री, ठीक है ना। इसको मान लीजिए ये -90 डिग्री है। सो अगर मैं इसका फेज की बात करूं तो फेज क्या आ रहा था हमारा 5 tan इनवर्स ओमेगा टाउ माइनस tan इनवर्स ओमेगा बीटा टाउ, ठीक है ना। तो अगर हम बात करते हैं 0 फ्रिक्वेंसी पे तो आपका स्लोप क्या होगा, 0 फ्रिक्वेंसी पे ये 0 होगा, ये भी 0 होगा, तो नेट आपका जो फेज होगा दैट विल बी 0। और अगर हम बात करते हैं व्हेन एट हाई फ्रिक्वेंसी या व्हेन ओमेगा टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो अगर ये इन्फिनिटी की बात करेंगे तो इन्फिनिटी पे हमारा क्या होगा, यहाँ पे ये tan इनवर्स इन्फिनिटी π/2 होगा और tan इनवर्स ओमेगा बीटा टी, ओमेगा अगर हम इन्फिनिटी रखेंगे तो ये भी π/2 होगा, तो π/2 माइनस π/2 यू विल गेट 0। मतलब क्या हुआ कि जो आपका स्लोप है ये 0 dB लाइन है, अगर मान लीजिएगा, ठीक है ना, ये 0 dB लाइन है, ठीक है, दिस इज 0 dB। तो अगर आपका 0 फ्रिक्वेंसी पे स्लोप 0 है, 0 फ्रिक्वेंसी पे आपका फेज 0 है और हाई फ्रिक्वेंसी पे भी आपका फेज 0 है, ठीक है ना। और अगर मैं बात करता हूँ फेज की, मैक्सिमम फेज हमारा फेज लैग किस फ्रिक्वेंसी पे पड़ता है, ओमेगा इज इक्वल टू 1/√ बीटा टाउ, जो कि इधर कहीं पड़ेगा, ठीक है ना। ओमेगा इज इक्वल टू बीटा 1/√ बीटा टाउ। तो यहाँ पे हमें जो है फेज लैग मिलेगा या नेगेटिव फेज शिफ्ट मिलेगा, मैक्सिमम नेगेटिव फेज शिफ्ट हमें इस फ्रिक्वेंसी पे मिलेगा। इसका मतलब ये है कि अदर देन किसी फ्रिक्वेंसी के लिए अगर हम निकालेंगे तो यहाँ स्टार्टिंग में हमारा क्या होगा, फेज डिक्रीज कर रहा होगा, ठीक है, या नेगेटिव आ रहा होगा। नेगेटिव आते करते मिनिमम नेगेटिव जो हमारा आएगा वो ओमेगा इज इक्वल टू 1/√ बीटा टाउ पे आएगा, एंड देन इसके बाद ये इंक्रीज करेगा, ठीक है, इंक्रीज करते करते अप टू व्हेन ओमेगा टेंड्स टू इनफाइनाइट, देन आपका फिर से फेज आपको 0 मिलेगा। तो ये हमारा है बॉर्डर प्लॉट, और जिस फ्रिक्वेंसी पे हमें मिनिमम फेज मिलता है या कह सकते हैं जो नेगेटिव मैक्सिमम नेगेटिव फेज प्रोवाइड करेगा दैट इज ओमेगा इज इक्वल टू 1/√ बीटा टाउ, ठीक है ना। तो ये ऑप्टिमम फेज है, ठीक है।
तो इससे आप लोग क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे अगर आप गौर से देखें तो लो फ्रिक्वेंसी पे आपका मैग्नीट्यूड हाई है और हाई फ्रिक्वेंसी पे मैग्नीट्यूड लो है, क्योंकि नेगेटिव आ रहा है, ठीक है ना। जीरो मतलब क्या हुआ, 1, मैग्नीट्यूड 1 है 0 dB पे। तो ये एक आपका लो पास फिल्टर की तरह बिहेव कर रहा है, मैंने आपको बताया था। यहाँ से भी आप लोग इस चीज़ को समझ सकते हैं, ये एक लो पास फिल्टर है जो कि हाई फ्रिक्वेंसी सिग्नल को अटेन्यूएट कर रहा है और लो फ्रिक्वेंसी सिग्नल को पास कर रहा है। तो जब हाई फ्रिक्वेंसी सिग्नल को अटेन्यूएट कर रहा है, इसका मतलब है हाई फ्रिक्वेंसी पे जो नॉइज होगा आपका, ठीक है ना, नॉइज सिग्नल जो भी होगा उसको एम्पलीफाई नहीं करेगा, उसको क्या करेगा, अटेन्यूएट करेगा। तो आपका नॉइज सिस्टम में डिक्रीज होगा, ठीक है ना। नॉइज अगर डिक्रीज होगा तो आपका सिस्टम का सिग्नल टू नॉइज रेशियो जो है वो इंक्रीज करेगा और अच्छा होगा। तो ये इसका एडवांटेज है कि सिग्नल टू नॉइज रेशियो अच्छा आता है, ठीक है ना, पहली चीज। नेक्स्ट, अगर मान लीजिए आपको मैंने बताया था कि सिंस जब हम फेज लैग नेटवर्क यूज करेंगे तो क्या होगा, मान लीजिएगा कोई कंट्रोलर का फेज मार्जिन, कोई कंट्रोल सिस्टम है जिसका फेज मार्जिन कितना था, पहले 40 डिग्री फेज मार्जिन था, ठीक है ना। सिस्टम का फेज मार्जिन 40 डिग्री था। तो इसका मतलब क्या था कि जो हमारा बिना कंपनसेटर के जो कंट्रोल सिस्टम था उसका फेज कितना होगा आपका, फाई इज इक्वल टू 180 माइनस फेज मार्जिन। क्योंकि आपको अगर याद हो तो फेज मार्जिन का फॉर्मूला होता है 180 प्लस फेज फाई। सो अगर फेज मार्जिन 40 है, 40 डिग्री, सो व्हाट इज द फाई, तो फेज ऑफ द कंट्रोल सिस्टम विदाउट कंपनसेटर इज माइनस 140 डिग्री, ठीक है ना। अब सपोज करो इफ यू कनेक्ट अ लैग कंपनसेटर, सपोज इफ वी कनेक्ट अ लैग कंपनसेटर, ठीक है ना। और लैग कंपनसेटर मान लीजिए आपको -20 डिग्री का फेज शिफ्ट दे रहा है, -20 डिग्री फेज शिफ्ट, ठीक है। क्योंकि लैग क्या करेगा, नेगेटिव फेज शिफ्ट देगा, ठीक है ना, -20 डिग्री। देन व्हाट अबाउट द फेज, फेज आपका क्या हो जाएगा आपका, पहले कंपनसेटर बिना कंपनसेटर के फेज था आपका -40 डिग्री, 140 डिग्री, और जब आपने लैग कंपनसेटर लगा दिया है तो ये -20 डिग्री और देगा, तो आपका जो फेज हो जाएगा दैट इज -160 डिग्री। सो व्हाट अबाउट द फेज मार्जिन, अब फेज मार्जिन क्या हो गया, फेज मार्जिन होता है 180 प्लस 5, ओके, 180 प्लस 5, और आपका फाई कितना है, -160 डिग्री। सो 180 माइनस 160, तो फेज आपका हो गया 20 डिग्री, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या है, जब आप लैग कंपनसेटर यूज कर रहे हैं तो आपका फेज मार्जिन कम हो रहा है, ठीक है ना। फेज मार्जिन सिस्टम का कम हो रहा है और फेज आपका इंक्रीज कर रहा है, ठीक है ना। फेज आपका इंक्रीज कर रहा है बट फेज मार्जिन डिक्रीज कर रहा है। फेज मार्जिन डिक्रीज करने का मतलब हुआ कि सिस्टम की जो रिलेटिव स्टेबिलिटी है, रिलेटिव स्टेबिलिटी क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है, ठीक है ना, क्योंकि फेज मार्जिन जो है डिक्रीज कर रहा है। सिंस फेज ऑफ द सिस्टम इंक्रीज कर रहा है, ठीक है ना। अगर फेज इंक्रीज कर रहा है इसका मतलब क्या है कि फेज इंक्रीज करने का मतलब φ2 इज ग्रेटर देन φ1, सो cos φ2 विल बी लेस देन cos φ1, और यू कैन से ζ2 इज लेस देन ζ1। और आपका डैम्पिंग, इसका मतलब है डैम्पिंग आपका डिक्रीज कर रहा है या डैम्पिंग आपका डिक्रीज कर रहा है। तो अगर डैम्पिंग आपका कम होगा तो सेटलिंग टाइम जो होता है 1/4 ζ ओमेगा, ओके। सो सेटलिंग टाइम, सिंस आपका जीटा डिक्रीज कर रहा है तो सेटलिंग टाइम इंक्रीज कर जाएगा। और लो पास फिल्टर है, लो पास फिल्टर क्या करता है, बैंडविड्थ को क्या करता है, डिक्रीज करता है, ठीक है ना। क्योंकि गेन क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी कम होती है तो बैंडविड्थ आपकी कम हो जाती है। अगर बैंडविड्थ कम हो रही है तो बैंडविड्थ और राइज टाइम का प्रोडक्ट कांस्टेंट होता है, और चूंकि जब हम लैग कंपनसेटर यूज कर रहे हैं और बैंडविड्थ हमारी कम हो रही है तो राइज टाइम हमारा क्या हो जाएगा, इम्प्रूव कर रहा है, मीन्स राइज टाइम इंक्रीज कर रहा है। आपने देखा राइज टाइम और सेटलिंग टाइम दोनों ही इंक्रीज कर रहा है। इसका मतलब है कि आपके जो सिस्टम का रेस्पॉन्स है वो पुअर हो जाएगा, ठीक है ना। आप कह सकते हैं ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स जो है डिक्रीज करेगा या कह सकते हैं पुअर हो जाएगा,
ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स विल बी पुअर, ठीक है। सो ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स आपका सिस्टम का कम हो जाएगा। और अगर एसएनआर की हम लोगों ने बात कर ली, फेज शिफ्ट, नेगेटिव फेज शिफ्ट प्रोवाइड करता है। सो और साथ साथ में लैग कंपनसेटर जब हम यूज करेंगे तो सिस्टम का जो स्टडी स्टेट है, क्योंकि ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स तो पुअर हो रहा है बट इट विल इंक्रीज द या इट विल इम्प्रूव द स्टडी स्टेट रिस्पॉन्स। सो यू कैन राइट इम्प्रूव द steady state response of the system, ठीक है ना। so these points you have to remember in case of phase lag कंपनसेशन। एक चीज और याद रखना है आपको कि फेज लैग के केस में हमेशा जो होता है पोल डोमिनेट करता है, ठीक है। तो पोल विल बी नियर टू ओरिजिन, ठीक है। तो इसमें हमेशा क्या होगा, पोल ओरिजिन के करीब में होगा फेज लैग नेटवर्क। ओके, दिस इज ऑल फॉर दिस लेक्चर। थैंक यू।